बिल्कुल बेटा, सेहतमंद है, ऐसा कोई मसला नहीं था। शुगर तो आपको पता है हर घर में होती है। परसों सिर्फ थोड़ा-सा बुखार हुआ है। सुबह 9 बजे उठे ने, अचानक उनकी तबीयत जैसे ना आँखें अजीब-सी हो गई हैं, होंठ वाइट हो गए। इतने अच्छे खामन थे, हस्बैंड थे कि मैंने दुनिया में ऐसे हस्बैंड देखे। मुझे कहते थे मेरे पे सिर्फ इतबार करना और कोई बात नहीं। इतनी अच्छी बेटा मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे पता ही नहीं चला इतने साल मेरे कैसे गुज़र गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं आबद कश्मीर साहब की रिहाइशगाह पे। आबद कश्मीर साहब वो अदाकार थे जिन्होंने शादी के बाद इस फील्ड में आए और ऐसा नाम कमाया कि दिलीप कुमार साहब जब हिंदुस्तान से आए तो जहाँ पे बड़े बड़े फनकार मौजूद थे वहाँ पे आबद कश्मीरी साहब भी मौजूद थे। तो इन्होंने कहा खैर हो आपकी, क्योंकि इनका एक ऐसा डायलॉग था जो इन्होंने ड्रामे में बोला, उसकी सरहद पार भी इतनी दूर में थी कि वहाँ के लोग एज अ सिंबल उसे इस्तेमाल करते थे। और आबद कश्मीरी साहब ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो साइकिल पर पहली दफा जो है थिएटर में गए वहां पर, तो वहां के गार्ड ने कहा कि सर आप साइकिल पे आए हैं, साइकिल पे आने वाला कभी कोई अदाकार नहीं बनता। तो आबद कश्मीरी साहब ने तब कहा कि एक वक्त आएगा जब मैं गाड़ी पे आऊंगा तुम मेरे लिए गेट खोलोगे। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था। 3-4 साल की महज मेहनत में आबद कश्मीरी साहब ने इतना नाम कमाया। तो जब वो गाड़ी पे आए तो वही गार्ड उस वक्त वहां पर मौजूद था और वो मुस्कुरा कर बोला, अब्बा साहब आपने तो वाकई कर दिखाया। तो आज वो लेजेंड अदाकार हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी शरीके हयात हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बेहतर जानती हैं। और शरीके हयात के हवाले से आपको यहाँ पर बताऊं कि आबद कश्मीरी साहब की जिस दिन शादी थी उस दिन बसंत का त्यौहार था और उनके वालिद साहब जब उन्हें बुला रहे थे कि चले शादी पे जाना जनाब, मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, तो उस वक्त भी आबद कश्मीरी साहब अपने दोस्तों के साथ बसंत का फेस्टिवल मना रहे थे। इसलिए आज तिकर मरते दम तिकर अंदरून शहर को नहीं छोड़ पाए। इनसे पूछेंगे जनाब के आखिरी क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई अपने हमसफर से और किस तरह उनकी मौत की वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा बेटा, हमारी आबद कश्मीरी साहब वो अदाकार हैं कि उन्हें जब भी इंसान जिस मर्जी रूप में देखे, रोए हुए शख्स की आंखों में जो है खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। बताएं किस तरह आबद साहब अचानक हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि पिछले चंद दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू देखा, काफी खशाश बशाश थे। क्या वजह बनी? बिल्कुल बेटा, सेहतमंद है, ऐसा कोई मसला नहीं था। शुगर तो आपको पता है हर घर में होती है। तो वो परसों सिर्फ थोड़ा-सा बुखार हुआ है। तो उसके बाद कल भी बिल्कुल ठीक रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह मलेरिया हो गया था। सुबह बिल्कुल ठीक थे। मैं वॉशरूम खुद लेके गई, तो कमोड पे बैठे हैं तो मैं देख रही हूँ, तो अचानक उनकी तबीयत जैसे ना आँखें अजीब सी हो गई हैं, होंठ वाइट हो गए। तो मैंने हिलाया तो कहते हैं आवाज़ दिया हूँ। तो मैंने फिर देखा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने अपनी नवासी को आवाज़ दिया। मैंने कहा मेरा पापा को बुलाओ, मेरे दामाद डॉक्टर हैं। हाँ जी, तो जाते ही नहीं थे इनके घर से, कहते थे मैंने इधर ही रहना। तो मैंने कहा कि नहीं, आज हमने अपने घर जाना है, आप ज़िद ना करें। तो कहते हैं चलो ठीक है। वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बहुत ज़्यादा बेटी के साथ इतनी मोहब्बत करते कि उनकी ना बेटी में जान थी। उनकी एक छोटा बेटा, एक बड़ी, सब बच्चों में है। एक मेरा पोता है अमेरिका में, तो उसमें भी उनकी जान थी। बच्चे तो आपको पता सारे प्यारे होते हैं, तो ये बेटी कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी। आखिरी दफा जब आपसे बातचीत हुई इंतकाल से पहले, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहा उन्होंने आपको? आपको लगा कि आज ये मुझसे बिछड़ जाएंगे? नहीं बेटा, कोई फील नहीं हुआ। मेरे से बातें करते रहे, घर साफ करवा लिया, ये किया वो किया। मैंने कहा हाँ, तो कितने पैसे लगे हैं, ये हुआ वो। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप मुझे सोने दे, सुबह बात करूँ। कहते हैं तुम ठीक हो? मैं कहा हाँ ठीक है। मैं कहा तुम ठीक हो? कह रहे हैं हाँ मैं लेट। मैं कहा फिर लेट जो, 4 बज गए ने। सुबह 9 बजे उठे ने। मैं कहा क्यों उठ के बैठे हो? कहते ने मैं वाशरूम जाना है। मैं कहा मैं आवा? कहते ने मैं नाल ही बैठ ते लेटी सा, मैं दूसरी साइड लो के गई हैं। आप खुद उठे ने बैठ दे उत्ते, दोनों हाथों दे नाल जोर पा के ते मेरे कंधे ते हत्थ रख के बाथरूम विच गए ने। चंगे भले सोटी हत्थ च पुत्तर बड़ी, नाल दीवार ते छड़ी लगाई है, कमोड़ ते बैठे। हमारी ये बताएं कि दुनिया के लिए तो बड़े ही अजीम फनकार थे वो। जो शख्स उन्हें देखता था तो वाकई जनाब उनके काम की तारीफ करता था। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर वो कैसे थे? क्या सख्ती थी उनके अंदर? जिस तरह हम देखते हैं वो हंसी हंसी मजाक करते थे, रियल लाइफ में भी वैसे ही थे? सख्ती बेटा बिल्कुल नहीं थी। इतने अच्छे खामन थे, हस्बैंड थे कि मैंने दुनिया में ऐसे हस्बैंड देखे। और फादर इतने अच्छे थे ना, मैं कहती थी बच्चों पे जरा सख्ती किया करो, तो कहते थे नहीं,
सख्ती नहीं करनी उनके बच्चे ठीक हैं जैसे इनकी लाइफ गुजर। बट फैमिली में तो खवातीन बड़ी गुस्से वाली होती है, क्योंकि मैं खुद इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी वालदा, मेरी बेगम साहिबा, मेरी बहनें, मैं बहू भी जानता हूँ। तो किस तरह आपने इजाज़त दी एक बेटी के होते हुए इस इंडस्ट्री में आने की? किस तरह जनाब आप उन्होंने आपका यकीन कायम रखा जब तक इस इंडस्ट्री में रहे? वो शादी से पहले ही आए थे। हाँ उनका जी, नाम हुआ वो शादी के बाद? शादी के बाद हुआ, लेकिन मुझे कहते थे मेरे पे सिर्फ इतबार करना और कोई बात नहीं, मैं कभी मौका नहीं दूंगा। तकरीबन 40 साल उन्होंने काम किया, 1980 से स्टार्ट किया। इन 40 सालों में आपका एतमाद हमेशा कायम रखा? जी मेरा इत्मीनान उन पे कायम था। मैंने कभी नहीं कहा था, कभी दोस्त मजाक में मैं थिएटर देखने जाती थी, भाभी ये वो, मैं कहती थी आते तो मेरे पास ही है ना। मैं कहनी इतनी अच्छी बेटा मैंने जिंदगी गुजारी है ना, मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं चला इतने साल मेरे कैसे गुजर गए। कोई वसीयत कभी जिंदगी में मजाक में की हो कि मेरे जाने के बाद ऐसा करना इस बेटी को या इस बेटे के साथ, कुछ ऐसा? कोई वसीयत नहीं की। सुबह भी हालांकि पास में खड़ी हूँ, कोई वसीयत नहीं की, कुछ आप नहीं। बता रहे हैं कि अपनी बेटियों से बड़े नजदीक हैं वो, तो जो दूसरी बेटी की जब खबर पहुंची बाहर यूएसए में, तो उस वक्त उस मेरी बहन की क्या हालत थी वहां पे, जो आपका दूसरा साहबजादा है? वो ही जानती है ना बेटा उसकी क्या उस वक्त हालत होगी। ये तो प्रदेश है ना, प्रदेश में वही जानता जो उसकी हालत होती है। मुझे ये भी बताएं, क्योंकि आप शरीके हयात है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अदाकार जब पैसा कमा लेता है तो वो अपनी आबाई जगह छोड़ के किसी महंगी और पोश इलाके में जो है मुंतकिल हो जाता है। लेकिन आबद साहब को अपने इस इलाके से क्यों मोहब्बत थी? क्यों नीलम सनमा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, नाहदा चौक नहीं छोड़ा, यहाँ अंदरून शहर शादबाग में वो मौजूद हैं। क्या खास मोहब्बत थी, उन्स थी उन्हें अंदरून शहर से? वो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुई, बच्चों की भी मैंने इधर ही शादी की, वो नहीं जाते थे, सिर्फ हम अमेरिका गए हैं और कहीं नहीं हम लोग। यूएसए जाने की जरा कहानी बताएं, किस तरह आप लोगों ने मूव होने का सोचा और वहां पे तकरीबन पिछले 7-8 सालों से वहां पर रह रहे हैं आप। बेटे ने अप्रोच किया वहां पर, और वहां पे जाके पाकिस्तान की याद इन्हें कभी नहीं आई यहाँ के आके? नहीं, पहले 1 साल तो इतना दिल नहीं लगा, फिर उसके बाद कहते थे नहीं मैं अच्छे वक्त पे आ गया, अच्छे टाइम पे आ गया हूँ, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो जितो मर्जी हो जाए, वो अपना उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा, हम इधर ही रहे हैं, अपने बेटों की बेटियों की भी इधर ही शादी की है माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने आबद कश्मीरी साहब की वाइफ की गुफ्तगू सुनी। वो बता रहे हैं वो लाजवाब इंसान थे, हावंद होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन बाप भी थे, अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने बेटियों से मोहब्बत की वो मेरे साथ ऐसे होगा रोज़े क़यामत जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो शायद यही वजह है कि लोग अभी तक उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनका हुस्न अखलाक आला दर्जे पर था। अल्लाह पाक आबद कश्मीरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये बता दें मारिया, हर दफ़ा उनके ये प्रोग्राम लग रहे हैं, जनाजा कब होगा, किस वक्त होगा, और लोकेशन और टाइम क्या, यही शादबाग किसी जगह पे होगा? जी मेरे बेटे ने अमेरिका से आना है हफ्ते की सहरी को, सैटरडे की, तो फिर इतवार को उनका जनाजा है, इसी जगह पे होगा। भाई कब्रिस्तान कौन सा है? ये हमारा पीर उनकी है इधर शादबाग में। जी नाज़रीन, इनका जो रहायशगाह है वो आमर रोड, अगर आप यहाँ के पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आमर रोड, यहाँ पर एक चक्की आटे वाली, उसके बिल्कुल सामने आप पूछ सकते हैं कि आबद कश्मीरी साहब कहाँ पे रहते हैं। और पीर रोड की यहाँ पर कब्रिस्तान है, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो उनके साले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाए, क्योंकि आबद कश्मीरी जैसे फनकार जो हैं सदियों बाद पैदा होते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप अल्लाह हाफिज़।